देखो आज के क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब मान लो कि तुम किसी किसी कंपनी में काम करते हो। ओके, तुम किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। ठीक है, तो वर्कर लोग ये देखता है कि भाई एक साल काम कर लिए, पिछले साल जब हम काम किए थे तो इस कंपनी का बहुत प्रॉफिट हुआ था और इस एक साल में क्या घपलेबाजी किया है ना वो एक साल बाद पता चला। जैसे नीरव मोदी ये सब जो बड़ा बड़ा घोटाला हुआ ना, ठीक है, तो मान लो कि तुम इस साल जो है ना, जैसे अभी इलेक्शन हुआ है और सब अभी जीतने के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया, ठीक है, फिर 5 साल क्या घोटाला होगा किसी को कोई नहीं पता। वैसे ही कंपनी भी करता है कि इस साल का प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, मतलब मान लो ना कि जनवरी फरवरी मार्च में बहुत प्रॉफिट दिखा करके हाई प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, हाई प्रॉफिट कर दिया, पूरे ईयर का मेंटेन कर दिया, पूरे ईयर का एक बैलेंस दिखा दिया कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हम लोग हैं। जबकि वो जनवरी से लेकर के जबकि वो तुम्हारा अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक बहुत ही बेकार कंडीशन में था, बहुत घोटाला बहुत घपला हुआ था। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में इसको मेंटेन कर दिया क्योंकि मार्च में ईयर खत्म हो रहा है, मार्च में ईयर एंड हो रहा है, तो इस 3 महीना में बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके पूरा कंपनी को मैनेज कर दिया। तो शेयर होल्डर लोगों को बेवकूफ बना दिया क्योंकि पूरा तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अच्छे से काम हुआ नहीं था। ठीक है, तो शेयर होल्डर लोगों के साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो जा रहा था। शेयर होल्डर लोग बोला कि भैया आप पिछले साल प्रॉफिट बताए थे, बैलेंस शीट बना करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके बताए थे, और आप एक साल के बाद बता रहे हैं। अब इस एक साल में क्या चीज बहुत ज्यादा बढ़ गया घट गया ये हम लोगों के पास मतलब एक साल के बाद पता चल रहा है, अपने हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, अगर मान लो कि तुमको उस कंपनी को छोड़ना हो, ठीक है, तुम उस कंपनी में काम ही कर रहे हो इस बेसिस पर कि इस कंपनी में मेरे को ईसॉप मिलेगा, तो ईसॉप तो तभी देगा ना जब उस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन सही रहेगा। और तुमको एक साल तुम काम कर लिए, फिर तुमको पता चला कि अरे ये कंपनी तो बेकार है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है, ये मेरे को क्या ईसॉप देगा। मान लो वो रोहित जो है उस कंपनी में काम ही इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कंपनी इसको बोला हुआ है कि अगले साल तुम्हारी सिस्टर का शादी है ना, तुमको लोन देंगे 10 लाख रुपया, तो ये काम ही इसीलिए कर रहा है वहां पे, नहीं तो कब का छोड़कर दूसरा जगह गया रहता। तो ये काम कर रहा है। अब इसको एक साल के बाद पता चलेगा, इस साल का बैलेंस शीट में ये देखा बहुत प्रॉफिट है, चलो कंपनी तो मेरे को लोन दे ही देगा, तो इस विश्वास पे जी जान लगा के काम कर रहा है। एक साल जैसे ही बीता ना, तो उस साल का जब बैलेंस शीट आया तो इसको दिखा अरे ये कंपनी तो भयंकर लॉस में है, प्लस टैक्स डिफॉल्ट ये वो सब कुछ किया है, गवर्नमेंट का पेनल्टी है, ये कंपनी क्या मुझे लोन देगा। तब ये पछता करके काम छोड़ रहा है, तब इसके पास स्कोप भी कम रहेगा, तुरंत जस्ट सिस्टर का शादी रहेगा, इसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे शेयर होल्डर और कंपनी के लोग हैं जिन लोगों को एक साल के जस्ट बाद जो है ना, मतलब एक साल के बाद जो उनको ये किया जाता है, बताया जाता है, इससे प्रॉब्लम रहता है। तो ये लोग रिक्वेस्ट किए गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही जो है वो सीएससी सीएमए को चलाता है, पता है ना, तुम्हारे सिलेबस में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही पास किया है, तब वो पढ़ाया जा रहा है। तो उसको जाकर रिक्वेस्ट किए, बोले भैया आप जो है ना इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दीजिए, एक साल में मत बताओ। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पास कर दिया इस बात को कि हर वो कंपनी जिसका इतना इतना टर्नओवर है, वो टर्नओवर तुम्हारे लिए जानना अभी जरूरी नहीं है, वो फाइनल में है, इतना टर्नओवर उसको हर 3 महीना पर बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो सब कुछ बना के देना पड़ेगा। जैसे वो ईयर एंड होने पर बताता था, जैसे वो ईयर एंड होने पर एक साल का बताता था, वैसे ही अब हर 3 महीना का भी बताना पड़ेगा। और जो उससे भी बहुत बड़ा एंटिटी है जैसे रिलायंस वगैरह है, अंबानी उम्बानी का, टाटा वाटा, वो एवरी मंथ देना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो उससे भी ज्यादा है, उसको हर 15 दिन पर देना पड़ता है। और बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिसको डेली देना पड़ता है, समझ गए। जैसे अमेजॉन है, पूरे वर्ल्ड में इतना ट्रांजैक्शन होता है, 1 मिनट के अंदर इतना ट्रांजैक्शन हो जाता है जितना खरीद लेगा कितने सारे कंपनी को, समझ गए। तो उसका बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन रहता है, लोगों को जानना रहता है कि इसमें रिटर्न कितना हुआ, रिफंड कितना हुआ, लोग कंप्लेन कितना किए, सब टाइप का। तो बहुत सारा ऐसा कंपनी भी है जहां पे डेली होता है रिपोर्टिंग। जनरली तुम्हारे सिलेबस में है कि हर 3-3 महीना पर रिपोर्ट करिए। अब मान लो उसको 3 महीने के अंदर ही पता चल गया काम करते कि ये कंपनी तो घाटे में जा रहा है, छोड़ के जा सकता है ना, दूसरा अपना ऑप्शन देखेगा। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब हुआ कि हर वो कंपनी जिसको हर 3-3 महीना पे, जनरली यहां पर एवरी क्वार्टरली, यानी अप्रैल में तुम्हारा क्या बोलते हैं 30 जून में, मतलब अप्रैल में जून, ठीक है, जून खत्म हुआ तो तुम्हारा अप्रैल से लेकर के जून तक, उसके बाद तुम्हारा जुलाई से लेकर के सितंबर तक, फिर तुम्हारा अक्टूबर से दिसंबर तक, और जनवरी से मार्च तक, समझ गए। 3-3 महीना करके तुमको 4 बार रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ एक साल का एक ही बार रिपोर्ट करना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसी को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। अब जो इसमें नोट्स है ये हम तुम लोगों को बताते हैं। देखो यहां पर बोल रहा है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंडेंस्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरिम पीरियड। अब इंटरिम पीरियड का यहां पर मतलब होता है, इंटरिम पीरियड का मतलब होता है बाबू, अभी बताया ना, शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर, एक साल से कम। अब वो 6-6 महीना करके भी अप्लीकेबल हो सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई अच्छा कंपनी है, धोखाधड़ी कम करता है, तो उसको बोलेगा तुम क्या भाई क्वार्टरली करोगे, इतना ज्यादा अकाउंटेंट का खर्चा वर्चा बियर करोगे, सीए का, तुम्हारा इमेज अच्छा है, तुम 6 महीना पर दो, 6 महीना पर एक बार दो, तुम कुछ गलत नहीं करोगे, उम्मीद है तुमसे। जैसे बीएसएनएल है, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसे बहुत सारा, मतलब गवर्नमेंट का इसमें स्टेक ज्यादा है, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा स्टेक है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसका 6 महीना में भी करने के लिए राजी हो जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है रिकॉग्निशन प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट, ठीक है, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट। तो इसको एक बार समझाते हैं। बोल रहा है रेवेन्यू में बी रिकॉग्नाइज सीजनली, कांट बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड अनलेस दीज कैन बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब देखो बाबू, कुछ हम ऐसा चीज बताते हैं, देखो कुछ ऐसा चीज होता है, ठीक है, जिसको इंटरिम पे बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। अब वो बोलेगा ना, मान लो कि स्नेहा का एक आइसक्रीम का फैक्ट्री है, ठीक है, इसका आइसक्रीम बिकता ही है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, 6 महीना बिकता है, बाकी महीना नहीं सॉरी उसका उल्टा बोलो, ठीक है, मतलब अप्रैल से लेकर के सितंबर तक इसका 6 महीना खूब बिकता है, अब बाकी दिन इसका तो लॉस रहता है। तो अब इस बेसिस पर अगर इसके धंधे के लोग छोड़ के चले जाए तो इसके साथ तो अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि वो सीजनली गुड्स है। तो बोल रहा है कि जहां सीजनल बेसिस है ना, वहां इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उस हिसाब से सोचा जाता है, समझ गए, ऐसा नहीं फिर वहां पर उसको एनुअल ही बोला जाएगा, आप रिपोर्ट करिए, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बोल रहा है एक्सपेंस में इंक्लूड एक्सेप्शनल शुड नॉट बी डेफर्ड और एंटिसिपेटेड अनलेस दीज कैन बी डेफर्ड और एंटिसिपेटेड एट द ईयर एंड। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आइटम होते हैं जिसका सेट ऑफ ईयर एंड में ही एक बार होता है। जैसे मान लो कि हम तुमको बोलेंगे कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम शाहरुख खान से ऐड करवा लिए, वो मिनिमम 150 से 200 करोड़ लेता है एक मिनट के अंदर का ऐड करने का, समझ गए, तो तुम उसको दे दिए। अब तुम ये सोचे कि हम इसको 20 साल में राइट ऑफ करेंगे, तो तुम अगर 200 करोड़ उसको दिए, 20 साल में राइट ऑफ करोगे तो एवरी ईयर तुम 10 करोड़ अपना प्रॉफिट से माइनस करोगे, ठीक है। तो ईयर एंड एक बार आएगा तब तो तुम माइनस करोगे, ऐसा नहीं है कि तुम हर क्वार्टर में ही माइनस करो। कुछ ऐसा एक्सेप्शनल आइटम, मान लो एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर में हम मान लेते हैं तुम्हारा भूकंप में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है, पानी वानी गोडाउन में ढुक गया, उसकी वजह से लॉस हो गया, एक्सेप्शनल लॉस। और बहुत सारा इसमें आएगा, कोई क्लेम है तुम्हारे ऊपर, मान लो वो तुम्हारे ऊपर तुम आइसक्रीम बेचती हो और मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक बेचती हो, अरे हॉट कॉफी बेचती हो, ठीक है, गरम बेचती हो, उसमें तुम लिखी नहीं कि ये हॉट है, समझ गए, तो वो पी, उसको लगा ये आइसक्रीम है, पी, इसका उसका लिप्स में हल्का सा जल गया, वो केस कर दी, तो अब तुम्हारे ऊपर वो क्लेम करेगी कि मेरा उस दिन इतना सारा लॉस है, इसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसा लॉस, ऐसा केस जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट बोला कि ये सब जो झगड़ा झमेला वाला आइटम है सीजनल बेसिस है, इसको एक ही बार ईयर एंड में करना, तुम नॉर्मल एक बार प्रेजेंट करके हर क्वार्टर का बताना, जो चीज ईयर एंड में ही सेटल होगा उसको ईयर एंड में बताना, समझ गए। आगे if any estimates are revised, then additional expenditure which may relate to previous interim period should be recorded in the current interim period। बोल रहा है कि मान लो कि पिछले इंटरिम पीरियड में, पिछला 3 महीना में तुम कोई गलती कर दिए तो उसको इस महीना में ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे, बट दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल ऑन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी ही चेंज हो जाता है, तब तुम जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे, मान लो कि तुमको पिछला महीना में सैलरी का एक्सपेंस दिखाना था, पिछले 3 महीना का खर्चा में सैलरी दिखाना था 2 लाख रुपया, तुम गलती से 20,000 रुपया दिखा दिए, एक जीरो कम दिखा दिए, तो इस बार तुम 1,80,000 और दिखा दोगे इस क्वार्टर में, समझ गए, उस गलती को ठीक कर सकते हो। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस नहीं है, लेकिन तुम पहले पिछले क्वार्टर में तुम कैश बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर रहे थे अपने इनकम को, अब तुम अक्रूवल बेसिस पर करोगे इनकम को रिकॉग्नाइज। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी ही चेंज हो गया। अकाउंटिंग पॉलिसी जब से चेंज होगा ना, वो उसी क्वार्टर से सिर्फ अप्लाई होगा, वो पिछले क्वार्टर वाले को भी नहीं ठीक करेगा, समझ गए। और अगर कोई एरर है पिछले क्वार्टर वाले में जिसको इस क्वार्टर में ठीक किया जा सकता है, सिर्फ वही ठीक होगा। मान लो तुम सब जन को पे किए, एक जन को पेमेंट किए, वो लिखना भूल गए, इस क्वार्टर में तुमको याद है, अरे उसको भी तो पैसा दिया, मेरे पास शॉर्ट पड़ रहा था पैसा, उसको इस क्वार्टर में खर्चा दिखा दो। लेकिन कोई नया काम जो इस क्वार्टर से ही शुरू कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसको पिछले क्वार्टर में भी ठीक ही कर दो तुम, वो उसका हिसाब हो गया, समझ गए। अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को नहीं दिखाया जाता। बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हियर एनी इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी इज नॉट बी एडजस्टेड इन द करंट इंटरिम पीरियड इफ द रिलेट्स टू द प्रीवियस इंटरिम पीरियड, इट इज एडजस्टेड इन द ईयर टू डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बोल रहा है कि अगर कोई इफेक्ट इन चेंज इन पॉलिसी है, चेंज इन पॉलिसी is not adjusted in the current interim period if it relates to the previous interim period, it is adjusted in the year to date। बोल रहा है कि कुछ ऐसा, मान लो कि कोई ऐसा है जो पॉलिसी चेंज की वजह से पिछले क्वार्टर में गलती कर दिए थे तुम, तो उस गलती को अभी ठीक मत करो, ईयर एंड आएगा तब ठीक करना, अभी तो तुम सही अकाउंटिंग पॉलिसी लगा ही रहे हो। मान लो तुमको पिछला क्वार्टर में ही अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करना चाहिए था। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जब तुम्हारा, मान लो कि अभी तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मेरा फीस ड्यू हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, फीस ड्यू हो गया, भले ही नहीं दिए लेकिन हम इनकम मान सकते हैं, ठीक है, हम इनकम मान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस बोलता है जब वो दे देगा तभी तुम रिकॉर्ड करो, समझ गए। तो अगर हम पिछला क्वार्टर में ही उस चीज को फॉलो कर रहे थे और हम गलती से किसी आइटम का नहीं कर पाए, तो एक ही बार ईयर एंड होगा ना तब ठीक करेंगे, इसको इस क्वार्टर में नहीं ठीक करेंगे, समझ गए। इस क्वार्टर में हम नॉर्मल अक्रूवल बेसिस पे सभी आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर का चेंज इन पॉलिसी का मिस्टेक वो ईयर टू डेट, यानी जब ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च आएगा तब उस गलती को ठीक करेंगे नेट में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। In case of calculation of estimates, based estimates should be calculated as year to date basis, its effect being adjusted in a क्या नाम है, being adjusted in current interim financial period। देखो बोल रहा है कि कुछ ऐसा खर्चा होता है जो एक बार ईयर एंड हो जाने के बाद ही हम लोग एस्टिमेट कर पाते हैं
कि ये इतना से चेंज होना चाहिए, समझ गए। तो हम लोग एक एंटीसिपेटेड, जैसे मान लो कि हम ये अनुमान लगाए थे कि पिछला साल जो है ना वो 10% का बैड डेट्स हुआ था, उसके पिछले साल 8% का बैड डेट्स हुआ था, उसके पिछले साल 6% का बैड डेट्स हुआ। तो अभी ये वाला साल का एक ही क्वार्टर खत्म हुआ है, तो हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि 12% का बैड डेट्स होगा। तो हर क्वार्टर में 4% का बैड डेट्स होगा, 3% का बैड डेट्स होगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 इंटू 4 12% का बैड डेट्स होगा। समझ में आया। तो आप कोई ऐसा खर्चा है जो एक बार ईयर एंड होने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा, उसका एक एस्टिमेटेड फिगर आप पकड़ लीजिए और ईच क्वार्टर में आप बिठा दीजिए, ये रूल है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। टैक्स एक्सपेंस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड एज ईयर टू डेट बेसिस, क्योंकि देखो टैक्स का अमाउंट भी जो है ना वो हम लोगों को ईयर खत्म हो जाने के बाद मेरा कितना प्रॉफिट पूरे साल का आया, सरकार उस पर टैक्स मांगता है। ठीक है, तो तुमको एक बार एस्टिमेट लगा लेना पड़ेगा, अभी किसी समस्या से बताएंगे, अभी एस्टिमेट लगा लेना पड़ेगा कि इस साल का कितना टैक्स सरकार मांग सकता है। ठीक है, उतना ही टैक्स हर क्वार्टर में दिखा दो, लेकिन वो एक ऐसा अमाउंट है जो ईयर खत्म होगा, जितना प्रॉफिट आएगा उस पर सरकार टैक्स मांगेगा, तब फाइनल अमाउंट पता चलेगा। अभी एक एस्टिमेटेड फिगर लगा सकते हैं, हाँ एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, अभी हम तुमको बताएंगे किसी सम्स के थ्रू। आगे बोल रहा है टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस इन द इंटरिम पीरियड। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस बेस्ड ऑन द एक्चुअल एंड फ्यूचर एस्टिमेट्स इनकम इन करंट, ये हम किसी सम्स के थ्रू बताएंगे तुमको। एक्चुअल में जो अभी है और फ्यूचर में जितना होने वाला रहेगा उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। तो यहां पर स्टेप नंबर 1 में बोल रहा है कि सच टैक्स एक्सपेंस विल बी करंट टैक्स विदाउट स्पेशल टैक्स और स्पेशल डेफर्ड टैक्स, ये एक सम्स के थ्रू बताएंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए वेटेड एवरेज टैक्स रेट। चलो इसको हम किसी सम्स के थ्रू बताएंगे, और वहां पर जहां पे हम टैक्स का कैलकुलेशन बताएंगे वहां पर आप समझ लेना कि हम इस स्टेप को ही फॉलो कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल में आ जाइए। इलू नंबर 1 देखो 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 अच्छे से देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो, इलू नंबर 1 बोल रहा है, पेज नंबर है आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 4.146 में है। बोल रहा है कि देखिए भैया, आगे बोल रहा है कि एक कॉर्पोरेशन है इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज फॉलो। इन लोगों का ये है ना, इसको पूछे कि भैया तुम कितना सामान बेचते हो, तो ये बोला ना भैया हम जो है ना कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। ठीक है, तो पहला क्वार्टर में मेरे पूरे साल का 10% ही सेल हो पाता है, दूसरे क्वार्टर में मेरे पूरे साल का 10% सेल होता है, तीसरे क्वार्टर में मेरे पूरे साल का 60% सेल होता है, और फोर्थ क्वार्टर में रिमेनिंग 20% होता है। इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 100% सेल। समझ गए। वो आइसक्रीम बेचता है, तो वो जैसे ये तो कोई कुरकुरे नहीं है कि पूरा साल लोग खाएगा, ठीक है, अगरबत्ती नहीं है कि पूरा साल लोग भगवान को दिखाएगा, ये तो आइसक्रीम है, तो जब गर्मी है तभी खाएगा, ठंडा में तो नहीं खाएगा, इसलिए इसका परसेंटेज अलग है। तो वो अपना मन का बात बताया कि मेरा इतना इतना परसेंटेज हर क्वार्टर में सेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑन फर्स्ट क्वार्टर एंडेड, जो फर्स्ट क्वार्टर जो 30 जून को खत्म हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया है कि मेरा सेल्स इतना है और ये सब मेरा 3 खर्चा है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये मेरा खर्चा है। ठीक है, बोल रहा है while preparing interim financial report for first quarter, Sincere Corporation want to defer 10 crore expenditure to third quarter on argument that third quarter is having more sales। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बेचारा का कहना है कि थर्ड क्वार्टर में तो मेरा 60% सेल है, टोटल सेल का मेरा 60% सेल थर्ड क्वार्टर में है, तो हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जितना मेरा खर्चा है ना उसमें से कोई एक खर्चा को हम थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट कर देते हैं। क्या ये ऐसा कर सकता है? तो बोलोगे नहीं कर सकता है, बिकॉज जो जिस क्वार्टर का खर्चा है आपको उसी क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा, भले ही उस क्वार्टर में लॉस का अमाउंट आ जाए। समझ गए, लॉस आ जाए। तो यहां पर वो बोल रहा था कि उसका फर्स्ट क्वार्टर में 10 करोड़ जो है अमाउंट जो है ये बेचारा ट्रांसफर करना चाह रहा था, ऐसा वो नहीं कर सकता है। आगे Therefore, the third quarter should be debited by more expenditure, मतलब वो चाहे कि थर्ड क्वार्टर को 10 करोड़ ज्यादा दिखा दे। समझ में आ रहा है ना हिंदी? थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं मगर समझ में आ रहा है ना? ठीक है। Considering the seasonal nature of business and expenditure are uniform throughout the quarter, ठीक है, throughout the quarter, बोल रहा है कि किसी एक क्वार्टर का बात करें तो उसमें जितना महीना होता है उस महीने में वो 60% पर डे सेम होता है, आप ये मान के चलिए, किसी दिन कम बेसी नहीं होता है। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एज पर AS 25, ऑल्सो गिव अ कमेंट ऑन द कंपनीज व्यू। तुमको बोल रहा है ना कि आप हर क्वार्टर का रिजल्ट बताइए। ठीक है, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर का। तो सबसे पहले एक काम करो ना, पहले उसका इनकम लिखो। ठीक है, इनकम, और उसमें से सारा खर्चा माइनस कर दो, उसमें से वो तीनों खर्चा ये माइनस कर दो। अच्छा ये लोग ये क्यों नहीं किया? चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये तो है नहीं चेंज इन इन्वेंट्री, रुको, ये सारा खर्चा माइनस कर दो, सेल्स में से सारा खर्चा माइनस कर दो, तो बचा 72, क्योंकि यहां पर ये 12 दोनों को जोड़ के एक साथ दिखा दिया है। 72 बचा, तो 60, तो इसका जो है वो 80 का कितने का सेल है वो बताओ तो। एक मिनट रुक जाओ, रुको रुको रुको, पेज नंबर 146 था ना, 146। तो 80 और 72 का डिफरेंस कितने का है? 8 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। और नीचे में हम लोग को ज्ञान दे देना है कि भैया जो जिस क्वार्टर में हम लोग अर्न करते हैं हमको उसी क्वार्टर में दिखाना है।
ठीक है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, यही हमारा AS25 कहता है। ठीक है, तो कंपनी का जो व्यू है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, कंपनी जो चाहता है कि 10 करोड़ अगले क्वार्टर में दिखाते हैं वो नहीं चलेगा, इसी क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये फॉर्मेट के लिए यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री नील लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनाओगे शेड्यूल 3 का तो उसमें चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन ये वो लिखा रहता है। ठीक है, अदर इनकम कुछ, तो जो नहीं है उसको नील दिखाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी एकदम बहुत ही सिंपल है, इलू नंबर 2। इसमें मतलब कह रहा है कि द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड ended on 30th September 2001. It makes a report quarterly. However, the purpose of tax year ended is 31st March every year. For the अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1/10/2000 से लेकर के 30 नवंबर 2001 द क्वार्टरली इनकम इज एज अंडर। हम तुमको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एज पर लॉ हर कंपनी को अपना अकाउंटिंग ईयर चूज करने का राइट है। टैक्सेशन का ईयर जो है वो फिक्स है, अप्रैल से मार्च फिक्स है। लेकिन अकाउंटिंग ईयर हर कंपनी, कोई चाहे तो मान लो ना कि मान लो इसका जो है आइसक्रीम का बिजनेस है, तो ये देखिए कि आइसक्रीम सबसे ज्यादा कब सेल होता है और उसके बाद कम सेल होना शुरू हो जाता है। तो जब सबसे ज्यादा हो रहा था, मान लो वो अगस्त का महीना था या जुलाई का महीना था, तो तुम अपना जुलाई को ईयर एंड मान लिए, क्योंकि मेन मैटर करता है कि ईयर एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, तब शेयर होल्डर लोग नहीं भागता है। तो तुम अपना बोले कि मेरा जून से जुलाई ये ईयर चलेगा, मेरा जुलाई से जून तक मेरा ईयर चलेगा, जुलाई में मेरा ईयर शुरू होगा, मतलब तुमको एंड वहां करना है जहां तुम्हारा सबसे ज्यादा सेल हो रहा होगा। समझ गए? तो तुम बोले कि मेरा पिछले साल का जून से लेकर के इस साल का मतलब पिछले साल में क्या हुआ, मतलब इस साल अगर जुलाई में एंड किए, इस साल में अगर जून में एंड करेंगे तो पिछले साल का अगस्त से लेकर के इस साल का जुलाई तक 12 महीना हुआ ना। ठीक है, तो तुम बोले ना कि मेरा स्टार्टिंग क्या है, जीरो से ही हो, कम से ही, मुझे मैटर नहीं करता, एंड मेरा बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो कोई भी अपने हिसाब से अकाउंटिंग ईयर चूज कर सकता है कि हम ईयर एंड इस डेट को मानते हैं। तो ये कंपनी 30 सितंबर को मानता है। ठीक है, तो ये कंपनी अपना 4 क्वार्टर का एंड का बैलेंस दिया हुआ है कि जो इसका 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर 2001 में इसका जो पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ होगा, उसके बाद पहला क्वार्टर 31 दिसंबर 2000 को खत्म हुआ होगा, क्योंकि एक साल पहले का बात चल रहा है। ठीक है, 30 सितंबर 2001 को इसका ईयर एंड हुआ, तो इसके ठीक एक साल पहले, इसके एक साल पहले का अगर तुम देखोगे कि तो इसका एक साल पहले का अगर ईयर स्टार्ट हुआ तो पहला क्वार्टर एंड किया होगा 31 दिसंबर 2000 को, फिर 31 मार्च 2001 को, 30 जून 2001 को, 30 सितंबर 2001 को। ये चारों क्वार्टर का बेचारा अपना इनकम बताया हुआ। आगे तुमको बोल रहा है कि एवरेज एनुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 20% एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर मतलब 2000 देखो 31 मार्च 2001 के लिए 20% है और नेक्स्ट ईयर के लिए 30% है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि मुझे बताइए कि हर क्वार्टर का कितना कितना ये होगा, आप मुझे ये बताइए कि हर क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा इस साल का कितना है भाई। इस साल का 20% है 31 मार्च, क्योंकि देखो हम जो है ना, अच्छे से सुनो, हम जो है ना यहाँ पर मेरा ईयर क्या चल रहा है वो देखो, मेरा ईयर चल रहा है, मेरा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2001 को। ठीक है, तो अगर इसके ठीक एक साल पहले जाएंगे, तो 30 सितंबर 2001 को अगर मेरा ईयर एंड हो रहा है, जैसे मेरा अगर 31 मार्च को एंड हो रहा था तो हम 1 अप्रैल को शुरू कर रहे थे ना, तो वैसे ही ये बेचारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 अक्टूबर 2000 मतलब मान लो कि अगर 30 सितंबर 2001 30 सितंबर 2001 को इसका ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका ईयर का बिगिनिंग हुआ होगा 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुआ होगा। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना। अब तुम ये देखना कि यहां पर 2 ईयर का टैक्स रेट इसलिए दिया है बिकॉज टैक्स के हिसाब से ये 2 साल में फॉल कर रहा है इसका इनकम। समझ गए? पहला इसका क्या फॉल किया, पहला क्वार्टर जो इसका था अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2000 ईयर, ये था 20% वाला। फिर जनवरी फरवरी मार्च 2001 वाला, ये भी था 20% वाला। और उसके बाद का जो 2 क्वार्टर है बाबू वो 30% वाला में है, क्योंकि टैक्स ये मानता है कि हम अप्रैल से मार्च एंड करेंगे। समझ में आया रोहित? एक बार फिर से समझाएं, समझ गए? देखो जैसे इसका अकाउंटिंग ईयर जो है ना, इसका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है तुम्हारा 1/10/2000 ईयर को और एंड करता है 30 सितंबर 2001 को। ठीक है बाबू, अकाउंटिंग ईयर इसका शुरू करता है, तो इसके हिसाब से इसका फर्स्ट क्वार्टर जो एंड करता है वो 31 दिसंबर 2000 ईयर को एंड करता है। सेकंड क्वार्टर जो इसका एंड करता है वो 31 मार्च 2000 ईयर 2001 को एंड करता है। थर्ड क्वार्टर जो इसका एंड करता है वो तुम्हारा 30 जून 2001 को करता है और फोर्थ क्वार्टर इसका 30 सितंबर 2001 को एंड करता है। लेकिन टैक्स बोलते हैं कि भैया हम तुम्हारा 30 सितंबर 2001 को तुम एंड करते हो, हम वो नहीं मानते, हम 31 मार्च 2001 को ही वो पिछला साल खत्म हो गया वो मानेंगे। तो अगर टैक्स के हिसाब से तुम्हारा 31 मार्च 2001 को ही ईयर खत्म हो गया, तो इस साल 20% था, यानी इस 2 क्वार्टर का जो सेल है उस पर 20% का रेट लगेगा और उसके बाद वाला जो 2 क्वार्टर है उस पर 30% लगेगा। तो इस दोनों का टैक्स रेट ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और जो टैक्स का अमाउंट आएगा यही तुमको बताना था। समझ में आया तुम लोगों को समझ में? ठीक है, चलो आगे थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। तो इसी का टोटल करके दिखाना था और कुछ नहीं था।
अगला जो इलू है उस पर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सी इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग CS CS CMA फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना, एलिट सीए का YouTube चैनल पे आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या FM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे YouTube चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे। आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाय करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाय करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर, ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विथ 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विथ 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल
एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है और आपको कम प्राइस पर विथ हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है, फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो, तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, हाँ, इलू नंबर 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीए फाइनल में भी आता है लेकिन ये बहुत इजी है। ठीक है, बोल रहा है कि अकाउंटेंट ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो ये एक पूर्णिमा लिमिटेड है, उसका अकाउंटेंट बोला कि मेरा इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में 7,20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि देखिए हम इसमें बैड डेट्स जो मेरा 40,000 हो रहा था उसका हम 50% बैड डेट्स जो है वो अगले क्वार्टर में भेज दिए। सही किया या गलत किया? गलत किया ना, तो 40,000 का 50% क्या होता है? 20,000। ये बेचारा माइनस नहीं किया है तो 20,000 और अपने मन से माइनस करो क्योंकि वो गलती किया, आप ठीक कर दो। फिर बोल रहा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था 35,000 का, उसको पूरा हम अगला क्वार्टर में भेज दिए। गलती किया है कि सही किया है? गलती किया है, तो इसको पूरा ही इसी क्वार्टर में माइनस कर दो। फिर बोल रहा है एडिशनल डिप्रिसिएशन 45,000 का था, जो किसी चेंज बोल रहा है जो चेंज इन मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन अज्यूमिंग दैट 45,000 इज चार्ज्ड फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली। अब देखो इसका आंसर एक बार इंस्टीट्यूट का पढ़ते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट का कहना है कि 20,000 तो भैया हम लोगों को माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, 20,000 माइनस करना पड़ेगा और 35,000 रुको, द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000 बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम क्वार्टर इज करेक्ट। अच्छा, सेम क्वार्टर में किया है क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी को? इनका अच्छा ड्यूरिंग, एक मिनट रुको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनका ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर बोला है, नेक्स्ट क्वार्टर नहीं बोला। ये हम लोग का मिस्टेक है, अच्छे से पढ़े नहीं, दिस क्वार्टर बोला है ना, यानी ये सही ही है, उसी क्वार्टर में किया है, बहुत अच्छा बात है। ये गलती किया था तो इसके लिए यहाँ पर ठीक कर दिया, 20,000 रुपया उधर माइनस कर दिया और रोमन 2 तक उसका सही है। रोमन 3 पढ़ते हैं। बोल रहा है रिकॉग्निशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 इन द सेम क्वार्टर इन अ ट्यून विद AS25 हेंस नो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर दीज 2 आइटम्स। मतलब उसको भी तो वो दिखा ही दिया है ड्यूरिंग द क्वार्टर में ही, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो इसको भी तो दिखा ही दिया है, वो थर्ड ही क्वार्टर में दिखा दिया है। बहुत अच्छा किया, तो कुछ नहीं करना, बस एक ही 20,000 ही माइनस होगा, बाकी जो बच गया वो सही प्रॉफिट है। समझ में आया रोहित? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन अ सीजनल प्रोडक्ट। तो उसको हम पूछे कि भैया तुम्हारा क्या क्या सेल है, तो वो बोला पहला क्वार्टर जो मेरा 30 जून को, ये अब सही क्वार्टर फॉलो कर रहा है, अप्रैल से जून फॉलो कर, अप्रैल से मार्च फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में ये बोल रहा है कि मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर एंड कर रहा है 30 जून को, उसमें मेरा 15% का सेल है, सेकंड क्वार्टर में 15%, थर्ड क्वार्टर में 50%, फोर्थ क्वार्टर में 25% का सेल है। फिर ये बोल रहा है कि फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 जून ये कॉर्पोरेशन गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बोल रहा मेरा सेल इतना है और ये सब मेरा 3 खर्चा है। ये तो पिछले क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट है ना, बेचारा बहुत चूना लगा रहा है हम लोगों का। वांट टू डेफर, ये बोल रहा है कि 21 करोड़ ये डेफर करना चाह रहा है थर्ड करोड़, ये तो उसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, इसको कर लेना भाई लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो 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 थोड़ा आगे बढ़ते हैं, केस सिनेरियो में आ जाओ। अब पूछोगे इसका जितना थ्योरी हम करवाए हैं ना उतना ही करना। ठीक है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो में 8 नंबर क्वेश्चन खुद कर लेना। इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग AS25 on what basis will calculate the interim period the provisions in respect of deferred benefit like pension gratuity। this is not important, इसका बस थ्योरी लास्ट में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है वो देख लेना। ठीक है, कितना नंबर है क्वेश्चन? 8 है ना, रुको 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 रुको, बस कोई ज्ञानबाजी है। ठीक है, और कुछ नहीं है। बोल रहा है कुछ ऐसा ग्रेजुएटी पेंशन ये सब है, तो ये ईयर टू डेट को ही पता चलता है। एक्चुअली में ये एक्चुअली टाइप का है कि भाई इसमें कितना कैलकुलेट करके आएगा रिस्क या लॉस, तो इस टाइप का चीज ईयर एंड में ही पता चलता है, ईयर टू डेट में, इसको पहले एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। यही एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद 9 नंबर बोल रहा है कि ऑन 30 जून 2001 को इनकर्ड किया 2 लाख रुपया नेट लॉस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एंड ऑल्सो 31 जुलाई को कंपनी पेड 60,000 फॉर द प्रॉपर्टी टैक्स असेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर। हाउ द अबव ट्रांजेक्शन शुड बी इनकर्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ ये फॉर 6 मंथ इंटरिम पीरियड ऑन 30। तो भाई इस दोनों को देखो, 30 सितंबर को अगर एंड कर रहा है तो पहला वाला क्या है? लॉस है, और दूसरा वाला क्या है? पहला वाला क्या है? लॉस है, और दूसरा वाला क्या है? टैक्स का अमाउंट है ना।
पहला वाला है तुम्हारा 2 लाख नेट लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, ठीक है, और दूसरा वाला 60,000 प्रॉपर्टी टैक्स है। तो बोल रहा है कि इसको वो 30 सितंबर 2001 को कैसे दिखाएगा। चलो एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। इंस्टीट्यूट का 9 नंबर का जो आंसर है मेरे हिसाब से माइनस करके दिखाना चाहिए। देखो यहां पर सिर्फ इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 2 लाख का इसका लॉस हुआ है ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सिंस द लॉस वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, कॉस्ट चार्ज एज एन एक्सपेंस एन एनुअल पीरियड should be allocated to interim actual basis since 60,000 property tax related to entire calendar year. So 30,000 देखो 60,000 जो है वो पूरे साल का है, तो 30,000 उसका आधा 6 मंथ के लिए हुआ। तो जो इसका ये 30,000 है for the 6 month ended on 30th September, while out of remaining 30,000, 15,000 for January to March, okay, should be shown as a payment of outstanding amount of previous year, and another 15,000 relating to this quarter, quarter to मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर, एक मिनट, related to quarter अक्टूबर टू दिसंबर would be reported as a prepaid expense। चलो हम बताते हैं। देखो बोल रहा है कि इस बेचारे का जो 30,000 है, इसके क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, रुको। बोल रहा है कि यहां पर जो 60,000 है, 60,000 है, ये 1 जुलाई को अराइज कर रहा है। तो जुलाई के बाद 6 मंथ अगर लेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना। लेकिन जुलाई के बाद जो 3 महीना हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, तब तक मेरा क्वार्टर ही इंड कर जा रहा है। तो 60,000 तो है जुलाई से लेकर के अगले साल तक, जून तक का, ठीक है। 60,000 पर एनम का है, ठीक है। जनरली जो टैक्स का अमाउंट होता है फॉर अ कैलेंडर ईयर बोला हुआ है। तो 60,000 अगर एक साल का है तो आधा हो जाएगा 30,000 6 महीना के लिए। अब जो ये 6 महीना के लिए भी है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक है, बीच में ही 30 सितंबर तक जो है ईयर क्वार्टर एंड कर गया। तो बाबू 30,000 का भी जो आधा है 15,000 वो इस क्वार्टर में दिखाएंगे, समझ गए, एज अ आउटस्टैंडिंग। और जो अगले क्वार्टर का है उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोल करके दिखाएंगे, समझ गए। तो क्योंकि वो अगले क्वार्टर का है 3 महीने का, और 3 महीना इस क्वार्टर का है, समझ गए। चलो यही है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एन इंटरप्राइज रिपोर्टेड क्वार्टरली एस्टिमेट्स एन एनुअल इनकम ऑफ, देखो इंटरप्राइज रिपोर्टेड क्वार्टरली एस्टिमेट एन एनुअल इनकम ऑफ 10 lakhs, अज्यूम टैक्स रेट ऑन फर्स्ट क्वार्टर इज, रुक जाओ, फर्स्ट क्वार्टर इज 5 लाख एट द रेट ऑफ 30% एंड बैलेंस इनकम एट 40%, ठीक है। रुको बताते हैं, रुको, ये हम तुम लोग को कैलकुलेट करके बताते हैं। मान लो कि रोहित है, उसको हम बोले बाबू तुम्हारा कितना प्रॉफिट होगा पूरे साल का। तो इसने बोला ना कि सर मेरा 10 लाख का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम इसको बोले देखो टैक्स का रेट ये है कि तुम्हारा 10 लाख का अगर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट पहला 5 लाख तक, उस 10 लाख के प्रॉफिट में पहला 5 लाख तक तुमसे 30% टैक्स लेगा, और जो रिमेनिंग बचा, ओके, रिमेनिंग अमाउंट जो 5 लाख बच गया उस पर तुमसे 40% का टैक्स लेगा सरकार, ठीक है। तो ये बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं है। फिर यहां पर हम इसको पूछे कि ये जो 10 लाख रुपया आया ये आया कहां से वो बताओ। तो इसने बोला फर्स्ट क्वार्टर में 75,000, सेकंड क्वार्टर में 2.5 लाख, थर्ड क्वार्टर में 3,75,000, फोर्थ क्वार्टर में 3 लाख हुआ। तो यहां पर बोला कि कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच क्वार्टर, समझ गए। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम 5 लाख का 30% निकालते हैं, कितना आएगा वो बताओ तुम। 5 लाख का 30% हो जाएगा 1.5 लाख, ठीक है, और 5 लाख का 40% निकालते हैं 2 लाख, ठीक है। क्योंकि 30% और 40% दोनों ही रेट तो हर क्वार्टर में नहीं ले सकते हैं। तो पहले टैक्स का अमाउंट निकालो, 1.5 लाख और 2 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख का टोटल कितना हो गया, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख अपने आप में टोटल प्रॉफिट 10 लाख का कितना परसेंट है वो बताइए आप लोग। 35% है। तो 35% ही हर क्वार्टर में टैक्स रेट लग जाएगा, समझ में आया, क्लियर है। एक बार 5 लाख पे 30% निकालो, रिमेनिंग 5 लाख पे 40% निकालो, तो 1.5 लाख और 2 लाख अमाउंट आया, दोनों को जोड़ दो तो 3.5 लाख आया। अब ये 3.5 लाख टोटल प्रॉफिट 10 लाख का कितना परसेंट है, 35%। तो यही 35% हर क्वार्टर में लगेगा। अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखो कि उसने भी यही किया है कि नहीं, ठीक है, वही है ना, ठीक है। नहीं कर सकते अदर वे में। अब हम तुमको बताते हैं, अगर किसी का 80 मार्क्स आ रहा है एफआर में, ठीक है, और किसी का मतलब एफआर या अकाउंट्स में, ठीक है, अभी हम एफआर में घुस गए, अकाउंट्स में, ठीक है, अगर किसी का अकाउंट्स में 80 मार्क्स आ रहा है और किसी का अकाउंट्स में 60 मार्क्स आ रहा है, तो 60 वाला 80 से ज्यादा जानकार हो सकता है। 60 जिसका आया है ना, या जिसको मान लो 50 मार्क्स आया है, ये 50 वाला 80 से ज्यादा जानकार हो सकता है। तुम बोलोगे कैसे, क्योंकि वो अपना बुद्धि से सारा कुछ सॉल्व किया, और ये 80 वाला जो था ये वही किया जो इंस्टीट्यूट करता है। जो इंस्टीट्यूट करता है कॉपी पेस्ट जो इंस्टीट्यूट का रत्तूत होता था। लाइफ में ये बहुत ज्यादा आगे अपने खुद दिमाग चला करके आगे नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ ज्यादा अपना दिमाग से 50 वाला ही पाएगा, ठीक है। 10 आदमी के बीच में अपना बात रख पाएगा, डिस्कस कर पाएगा, अपना ओपिनियन दे पाएगा, लीडरशिप जमा पाएगा। लेकिन पास जल्दी 50 वाले से वो 80 वाला हो जाएगा, वो रट्टू तोता वाला। इंस्टीट्यूट जो जैसे किया है अगर वैसे करोगे तो तुमको 5 में 5 मिलेगा, नहीं तो 2.5 टू 1.5 देके बढ़ जाएगा आगे, समझ गए। इसीलिए जैसा इंस्टीट्यूट किया वैसे ही करो, यही नियम है फाइनल का भी, ठीक है।
चलो 11 नंबर क्या है, ये तो 11 नंबर वैसा ही है जैसे हम लोग ऊपर किया ना कि एक क्वार्टर में इस अमाउंट में गड़बड़ी था। जैसे इसको पूछे तुम्हारा कितना प्रॉफिट, तो इसने बोला 4 लाख का प्रॉफिट है मेरा थर्ड क्वार्टर में, 11 नंबर, ठीक है। इसको बोले सब ठीक किए हो तो ये बोल रहा है ना कि देखिए मेरा जो डिविडेंड का 4 लाख रुपया हम रिसीव किए हैं उसमें 1 ही लाख रुपया हम रिकॉग्नाइज किए हैं, बस 3 लाख रुपया हम नहीं किए रिकॉग्नाइज। हम उसको बोले कि आप क्यों नहीं किए, तो 3 लाख ऐड करो, समझ में आया, क्योंकि डिविडेंड हमारा इनकम है ना, और इसने सिर्फ 3 लाख ही रिकॉग्नाइज, 1 लाख ही रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, 3 लाख नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, उसको ऐड करो, पहला गलती ठीक। दूसरा ये बोल रहा है ना कि मेरा सेल प्रमोशन एक्सपेंस है 15 लाख, तो हम इसको बोले पूरा दिखा दिए हो तो तुम, तो ये बोला ना देखिए हम 80% जो सेल प्रमोशन एक्सपेंस का था वो हम क्या किए, फोर्थ क्वार्टर में दिखा दिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस क्वार्टर में ज्यादा मेरा ये है, मतलब ज्यादा मेरा इनकम है, ठीक है। तो जो 15 लाख का 80% आएगा कितना आएगा, 120, हाँ, तो 12 लाख, ठीक है, तो तुम्हारा 12 लाख रुपया तुमको माइनस करके दिखाना पड़ेगा उस इनकम में से, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अरे 4 ही लाख तो उसका प्रॉफिट है, ऊपर 12 लाख माइनस ही कर रहा है, वाह बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी, अच्छा ये लाइन वही बोल रहा था ना, 80% ऑफ सेल प्रमोशन इनकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर हैज बीन डेफर्ड टू द फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, वही बोल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV to SLM, which resulted in excess depreciation of 12 lakh. The entire amount has been debited in third quarter, though the share of third quarter is only 3 lakh. देखो 3 लाख ही उसको चेंज हो गया तो दिखाना पड़ेगा भैया, ये वो सही ही किया मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट का, क्या नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ WDV to SLM that result in excess depreciation of 12 lakh. The entire amount has been debited, resulted in depreciation of 12 lakh. अच्छा एक मिनट, दो द शेयर ऑफ थर्ड क्वार्टर इज 3 ही लाख, तो सिर्फ 3 ही करेगा ना भाई, तुम इतना क्यों कर, 9 ऐड बैक होगा ना पगली डेप्रिसिएशन। हाँ प्रॉफिट ऐड, ये ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है, 9 से ऐड बैक होगा, वही तुम देख रहे थे कि तुम लोग जगे हुए हो कि नहीं, ठीक है। चलो 2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर वाज एलोकेटेड इक्वली टू द थर्ड क्वार्टर एंड, ये क्यों किया गलती, बोल रहा है कि 2 लाख मुझे जो थर्ड क्वार्टर में मिला उसको थर्ड एंड फोर्थ दोनों में आधा आधा दिखा दिया, गलती किया कि सही किया, क्या नाम है पूनम, गलती किया कि सही किया वो बोलो, रोमन नंबर 4 गलती किया वो या सही किया, 2 लाख रुपया उसको थर्ड क्वार्टर में मिला, ठीक है, तो उसने आधा दिखा दिया थर्ड क्वार्टर में, आधा दिखा दिया फोर्थ क्वार्टर में इनकम में, गलत किया ना, तो जो पूरा अमाउंट दिखाना चाहिए था आधा अगले क्वार्टर में क्यों दिखाया, इसलिए इसका जो आधा है 2 लाख का आधा 1 लाख, ये इसी क्वार्टर में ऐड बैक होगा, समझ गए। Cumulative loss resulting from change in method of inventory valuation was recognized in third quarter of 3 lakh. Out of this loss 1 lakh related to the previous quarter. बोल रहा है कि पिछले क्वार्टर का भी 1 लाख का लॉस इस क्वार्टर में दिखा दिया, क्यूमुलेटिव लॉस है, ठीक है। तो आपको अपने इस क्वार्टर का ही सिर्फ दिखाना, बिकॉज ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसी क्वार्टर का दिखाना है, तो जो 1 लाख है ये आपका एड बैक हो जाएगा। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टिंग इन गेन ऑफ 20 lakhs. द कंपनी हैज अपोर्शनड दिस इक्वली टू द फोर्थ क्वार्टर। क्या बोल रहे हैं, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन गेन, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में भैया सेल्स बेचे थे ये लोग, ठीक है, और उसमें मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ये लोग इन्वेस्टमेंट कुछ बेचा था, 20 लाख का गेन हुआ था, तो उसी क्वार्टर में पूरा दिखा दो। तो ये क्या किया ना कि चारों क्वार्टर में बराबर बराबर बांट दिया, 5-5 करके, तो 5 लाख तो इस क्वार्टर में भी एडेड है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख से तुमको माइनस करना पड़ेगा। 5 कैसे आया, 20 डिवाइड बाय 4 क्वार्टर, क्या बोल रहे हो, तो थर्ड क्वार्टर का क्या अमाउंट है ये तुमको पूछ रहा है, तुमको बताना है, तो तुम एक बार जब जाओगे तो देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में ये लोग 4 लाख का प्रॉफिट किया है, डेप्रिसिएशन 3 से ऐड बैक किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन के बारे में हम बताए ही थे, और ये भी बता दिए हैं क्यूमुलेटिव लॉस के बारे में, और उसके बाद तुम लोग समझ ही गए होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलो हो गया, तो 8 का इन लोग का एक्चुअली में नेगेटिव है, लॉस है, ठीक है, जो कि 4 का प्रॉफिट शो कर रहा था। तो चलो आज का क्लास यहीं पर खत्म, और कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है।